हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में बेटा हमने 4.9 जो सम था एग्जाम्पल, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 79 पे है, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। जो प्रोजेक्टाइल मोशन थी उसमें मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स द सेम लेवल। मतलब आपको टाइम फ्लाइट फाइंड करना था, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला और रेंज का फॉर्मूला। जो मैंने तीनों फार्मूलाज आपको डिराइव करवाए थे थ्योरी में, वही जस्ट आपको अप्लाई करने हैं और वो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। ओके, सो फॉर दिस चैप्टर द लास्ट एग्जाम्पल, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes the 7 revolution in 100 seconds. So one insect is given and an insect is trapped in a groove, the circular groove. ठीक है, कोई एक इंसेक्ट है, वो एक सर्कुलर ग्रुप में अंदर की साइड फंस गया है। अभी क्या करना है, वो जो अंदर की साइड ऐसे घूम रहा है रिवॉल्विंग। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ग्रूव की जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ दिस ग्रूव इज गिवन 12 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हियर, तो 0.12 होगा मीटर। डन। Comes along the groove steadily and complete the 7 revolution in 100 seconds. The number of revolution n is given 7 and the time period is given 100 seconds. So this data is given. So what you have to find, what is the angular speed and the linear speed of the motion. First you have to find the angular speed. So what about angular speed? The formula of angular speed is omega is equal to 2 pi by t. ओके, बट यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिए हुए हैं आपको, इसलिए आपको n से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखो 2 pi by t फॉर्मूला है, बट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन देते हैं तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये तो 7 हो गया, a2 हो गया, यहाँ पे 3.14 हो गया एंड यहाँ पे क्या हो गया 100। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू, आई एम यूजिंग कैल्सी, सेवन टू जा 14 इंटू 3.14 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 100, 0.4396 and you can say approximate it is 0.44 and this unit of angular speed is radian per second. So omega. Second one is linear speed. The relation between angular speed and the linear speed is V is equal to R omega. So V, R is given 0.12 and omega we have found 0.44. तो 0.44 into 0.12 which is 0.052 and 75. You can also say that V is equal to 5.2 into 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेक कर लेते हैं अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है। एक बार बुक में बेटा चेक कर लेते हैं। 5.3 आंसर दिया हुआ है, चलेगा ना। ये 5.3 भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 7 है, 7 का एक कैरी ऐड कर दो तो 5.3 लिख देते हैं यहाँ पे। 5.3 इंटू 10⁻², बट यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं होगा, वो याद रखना क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में रखा है। ठीक है, पर यहाँ पे बेटा हमने तो कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे याद रखो
हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड है, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया था, आपकी टेक्स्ट बुक में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है इसलिए आपको सेंटीमीटर पर सेकंड रखा है वहाँ पे यूनिट, ठीक है। तो ये होगी लीनियर स्पीड। अभी आपको इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर, क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कांस्टेंट वेक्टर होगा। तो याद रखो इंसेक्ट जो है इसमें फंसा हुआ ग्रूव में, ये जो इंसेक्ट है वो ऐसे घूम रहा है एंगुलर मूवमेंट पे, तो एवरी टाइम उसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो टॉवर्ड्स द सेंटर होगा, एंड एवरी टाइम इट इज चेंजिंग इस डायरेक्शन। देखो इसका ऊपर जा रहा है, इसको हॉरिजॉन्टली है बट अपोजिट है, ये डाउन साइड है, ये राइट साइड है, तो एवरी टाइम इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सो वी कैन नॉट से दैट एक्सेलरेशन इज अ constant vector. Here an insect is changing its direction repeatedly. So we cannot say that acceleration is a constant vector. So what is the value of this acceleration? Here it is centripetal acceleration. So the formula is given by omega square r omega square, and we have known the value of omega, so 0.44 whole square, and in meter 0.12. कैलकुलेट करते हैं, 0.44 का स्क्वायर किया इंटू 0.12, ओके 0.0232 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यूनिट नहीं लिखोगे ना तो हाफ मार्क्स तो आपका जाएगा कोई भी एग्ज़ाम हो। सो आपको जस्ट इतना तो याद रखना है कि मैंने सम सोल्व पूरा किया है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसका मुझे कुछ ना कुछ तो पीछे लिखना ही है। एक माइंड में सेट कर लो, एक प्रोग्राम सेट कर लो माइंड में कि भाई चलो यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी जो लिखी है उसका डिस्क्रिप्शन तो कुछ पीछे मेरे को कुछ लिखना है, तो क्या है, तो वो यूनिट है, ठीक है। तो 0.03232 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर है। तो यहाँ पे बेटा आपका सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहे, और यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के सम्स। एक्सरसाइज सम नंबर 4.1, एक्सरसाइज सम नंबर 4.1। चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 85। फर्स्ट राइट डाउन दी क्वेश्चन, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज अ स्केलर और वेक्टर। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको समझाया था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्केलर है, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। मास वो भी स्केलर, स्पीड वो भी स्केलर,
उसके बाद एक्सेलरेशन, तो वेक्टर, उसके बाद है डेंसिटी, तो याद रखो डेंसिटी कौन सी होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, कोई भी नंबर हो, नंबर ऑलवेज क्या होते हैं, स्केलर ही होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो भी स्केलर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है, वेक्टर है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। चलो 4.2, ये सारे लॉजिकल है। पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट, तो 2 स्केलर क्वांटिटी इसमें से आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट यू हैव टू गिवन अ फोर्स, फोर्स क्या है, तो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क और करंट, देखो 2 फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क और करंट। देखो वर्क के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, और करंट के बारे में पढ़ेंगे 12 साइंस चैप्टर नंबर 3, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये दोनों जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सारी उसके बाद लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये सारी क्वांटिटी स्केलर है, ठीक है। चलो तो ये 4.2 हो गया। अभी 4.3, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। नीचे दिए गए सारे में जो आपको जस्ट कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी पिक आउट करनी है। द टेम्परेचर तो क्या है, तो टेम्परेचर इज गिवन ओनली इन द डिजिट फॉर्म, सो इट इज अ स्केलर, नो डायरेक्शन इज नीडेड। प्रेशर इज ऑल्सो स्केलर, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, तो पहले तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ कि हमारी जो ग्रुप है, हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो टीम है, उसका नाम ही है इम्पल्स ग्रुप ऑफ साइंस। मैंने इस वर्ड से ही अपनी जो टीम है उसका नाम रखा है इम्पल्स ग्रुप ऑफ साइंस। ये जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी है ये क्या होती है, तो चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टाइम में, मतलब डेल्टा टी टाइम में, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, उसमें फोर्स अप्लाई होता है। बाद में देखो फिर से कांस्टेंट हो जाता है, पहले ऐसा था, पिक आउट आया शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, उसके बाद फिर से जो कांस्टेंट था वही पोजीशन उसने एक्वायर कर ली। तो ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जब हम आंसर लिखेंगे, पिक आउट करनी है, तो उसमें एक इम्पल्स तो आएगा ही, इम्पल्स, ओके। दूसरा टाइम तो आप जानते हो स्केलर है, पावर स्केलर है, टोटल पाथ लेंथ स्केलर है, एनर्जी स्केलर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो पढ़ेंगे बेटा हम चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो भी एक स्केलर है। कोफिशिएंट कोई भी होता है वो डिजिट में होता है इसलिए, और चार्ज भी क्या है, स्केलर है, ठीक है। तो 2 क्वांटिटी हो गई, एक इम्पल्स और दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बेटा आपको दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ओनली एक ही क्वांटिटी आएगी इम्पल्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जस्ट इम्पल्स जो है वही अपनी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। 4.4 एग्जाम्पल नंबर 4.4 state with the reasons whether the following algebraic operations with scalar vectors, scalar and the vector physical quantities are meaningful. First, adding any two scalars. फर्स्ट है 4.5 में, सॉरी 4.4 adding any two vectors, sorry two scalars are given, two scalars. तो यस डेफिनेटली अगर हमारे पास दो टेम्परेचर है T1 और T2, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दो स्केलर का हम एडिशन कर सकते हैं। तो ये रीजन हो गया। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशंस, ठीक है। एडिंग ए स्केलर टू द वेक्टर्स ऑफ सेम डायमेंशन, तो आंसर फर्स्ट तो होगा नो, ऐड नहीं कर सकते, किसी वेक्टर को स्केलर के साथ ऐड नहीं कर सकते। एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि ये वेक्टर है 2j कैप और स्केलर है अपने पास 3 स्केलर हो गया, एक डिजिट है, ओनली मैग्नीट्यूड हो गया, तो 2j कैप प्लस 3 नहीं कर सकते। बट 2j कैप प्लस 5j कैप अगर दिया होता तो 2 + 5 = 7j कैप हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2j कैप प्लस 3 है, मतलब ए स्केलर है, सॉरी ए वेक्टर है और ए स्केलर है, तो दोनों का एडिशन ऐसे पॉसिबल नहीं है। नंबर सी, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, यस फादर इज इक्वल टू माँ इज अ एग्जाम्पल ऑफ इट। यहाँ पे फोर्स है, फोर्स कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी, m क्या है, हमारे पास स्केलर है। चलो एक्सेलरेशन बेटा क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया अपना एक वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नंबर डी, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, यस इट इज पॉसिबल। पावर का फॉर्मूला है वर्क डिवाइड बाय टाइम, वी विल स्टडी दिस फॉर्मूला इन चैप्टर 6, एंड W = पावर इंटू टाइम। तो पावर भी क्या है, स्केलर, और टाइम भी स्केलर है, तो दो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो ई नंबर, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो, तो यस इट इज पॉसिबल। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई एक C वेक्टर लिया है, यहाँ पे A वेक्टर है और ये B वेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 2i कैप है और 3i कैप है, तो 5i कैप में लिख सकता हूँ। तो ये भी वेक्टर है, A भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर का एडिशन पॉसिबल है। ओके, F नंबर, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, तो सेम वेक्टर में उसका कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हो, तो यस वी कैन ऐड ए कंपोनेंट टू द सेम वेक्टर, यस वी कैन ऐड ए कंपोनेंट
to the same vector. ओके अभी देखो कंपोनेंट और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, वैसे तो एक बार बताया था, फिर से एक बार आपको बता। A is a vector quantity, but what about component? Ax is a x component of vector A and I cap is a unit vector in the direction of x axis. Ay is a y component of vector A and j cap is a unit vector in the direction of y axis. So there are two components of vector A, Ax and Ay. If we are multiplying this component with the unit vector, so it will become a vector. So you can add a vector with add a component to the same vector. तो सेम वेक्टर ये जो वेक्टर था उसके कंपोनेंट्स है कि नहीं, तो सेम वेक्टर के कंपोनेंट्स है उसको उसमें हम ऐड कर सकते हैं। ओके तो ए मीनिंगफुल हो गया, सो इट इज पॉसिबल। नाउ मूव ऑन टू 4.5। Read the each statement below carefully and state with the reasons if it is true or false. First, the magnitude of a vector is always scalar. अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हो तो ऑलवेज वो स्केलर आता है। मान लो कि v का मैग्नीट्यूड लिया तो भले ना ये वेक्टर हो, बट उसका मैग्नीट्यूड जब लेते हो ना तब ये ओनली v बन जाता है। उसको v भी लिख सकते हो, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स ओनली v। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना स्केलर। तो यस इट इज राइट। सो देर इज नो एनी प्रूफ नीडेड फॉर द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, थोड़ा ही डिस्क्रिप्शन दोगे तो भी चलेगा, बट इफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग देन यू हैव टू प्रूव। फर्स्ट इज और मूव ऑन टू द सेकेंड। ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। Each component of a vector is always a scalar. No. Each component of a vector is always a vector. वेक्टर का कंपोनेंट ऑलवेज वेक्टर ही होता है, वेक्टर का कंपोनेंट ऑलवेज वेक्टर ही होता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिख सकते हैं ईच कंपोनेंट of a vector is always vector. C statement. The total path length is always equal to the magnitude of displacement vector of a particle. टोटल पाथ लेंथ, पहले तो पाथ लेंथ बेटा याद रखो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। तो यस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो किससे इक्वल बनती है, उसके पाथ लेंथ से इक्वल बनती है, या तो उससे क्या बनती है ग्रेटर देन होती है। ठीक है, बट इट इज पॉसिबल व्हेन इट इज इन अ वन डायमेंशन। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्शन है कि अगर एक ही डायरेक्शन में किसी पार्टिकल की मोशन है तभी पॉसिबल है। और आप जानते हो कि अगर आपका स्टेटमेंट 99% राइट है बट 1% भी रॉन्ग है ना, तो पूरा स्टेटमेंट बेटा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देंगे इट इज पॉसिबल
whenever a particle is in one dimension, a particle यहाँ पे लिख देते हैं, particle has one dimensional motion। अगर एक ही डायमेंशन में है ना तो उसमें क्या है कि डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उस टाइम पे पॉसिबल हो सकता है। सो डी, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल डिफाइंड एज अ टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय द टाइम टेकन टू कवर पाथ, ये आप डेफिनेशन जानते हो, इज आइदर ग्रेटर और इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो राइट है, अगर एवरेज स्पीड आप ले रहे हो, ठीक है, वो क्या होगी, आइदर इक्वल होगी या तो ग्रेटर होगी, किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड लेते हो तो वो सेम होती है, तो इसमें कोई स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। चलो ई नंबर, 3 वेक्टर्स नॉट लेइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पहले तो बता दूं मैं राइट है, फिर से एक बार, 3 वेक्टर्स नॉट लेइंग इन अ प्लेन, पहले तो तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं है, तीनों वेक्टर डिफरेंट प्लेन में, मतलब मान लो कि एक एक्स में है, एक वाई में और तीसरा जेड में है, और इसमें बोला है इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर, तीनों को आप ऐड नहीं कर सकते टू गिव अ नल वेक्टर। नल वेक्टर लाने के लिए तीनों को ऐड नहीं कर सकते, तो हम ऐड कब कर सकते हो, तो तीनों एक ही प्लेन में हो, अभी तो ये तीनों एक प्लेन में तो है नहीं, ठीक है। सो इट इज, द स्टेटमेंट इज राइट, सो द स्टेटमेंट इज राइट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू 4.6, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। देखो ये ज्योमेट्रिकली रिलेशन आपको जस्ट दिया है ना, ये जस्ट आप याद रख लेना, उसमें कोई प्रूफ देने की मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही है, ठीक है। कैसे, मैं आपको समझा दूँ। इनइक्वालिटीज़ वैसे आप पढ़ गए होंगे, ये पढ़ चुके होंगे आपके लोअर स्टैंडर्ड में। अगर दोनों वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का आपने सम किया और उसका मैग्नीट्यूड लिया, तो ऑलवेज लेस देन और इक्वल होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का आप सेपरेट मैग्नीट्यूड लो ना, और दोनों का प्लस करो और सेपरेट मैग्नीट्यूड लो, उससे लेस और इक्वल होता है। तो फर्स्ट ये जस्ट आपको लिखना है, अब याद रख लेना, जी नीट में यूज़ हो सकता है, ओके। चलो दूसरा आपको दिया है ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल, तो यहाँ पे जस्ट माइनस कर दो, आया समझ में। तो सेम वैसे ही ये दोनों प्लस में जैसे किए वैसे माइनस में कर दो, तो ए माइनस बी वेक्टर अगर दिया है तो लेस देन और इक्वल ए वेक्टर प्लस क्या होगा यहाँ पे बी वेक्टर, और डी नंबर में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और देखो आपको प्रूव करना है ना, तो कोई भी वैल्यू लेके, मतलब ए वेक्टर की कोई भी वैल्यू अज्यूम करो और बी वेक्टर की कोई भी वैल्यू अज्यूम करो, दोनों का प्लस करो, और मैग्नीट्यूड तो मैंने समझाया जो अंडर रूट में हम करते थे। अंडर रूट में फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर, अगर 2 डायमेंशनल है तो, 3 डायमेंशनल है तो तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज है, जस्ट आप इसको रिमाइंड करो तो भी चलेगा, उसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो 4.6 तक बेटा आज हमने कंप्लीट कर दिया, और फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं कि जो 4.20 और 4.21 है वो ऑलरेडी मैंने जब इलस्ट्रेशंस आपको करवाया, ठीक है, इसके जैसे इलस्ट्रेशन जब आपको करवाया तब आपको होमवर्क में भी दिया था। तो 4.20 और 4.21 के लिए आप प्रिपेयर रहना, ठीक है, वो अपने आप करने, आपको ट्राई योर सेल्फ है। और 4.6 तो आज हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड थिंग,
कि जब अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे मान लो कि आज थियोरेटिकल पार्ट अपना कंप्लीट हुआ, इलस्ट्रेशन आज हमने कंप्लीट कर दिया, अभी एक्सरसाइज के सम्स चल रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है मेरा भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, सर ने कंप्लीट कर दिया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। बट व्हाट अबाउट द एग्जाम्स? अभी बोर्ड ने क्या डिक्लेरेशन आपको दिया है, बोर्ड ने क्या बताया? तो बोर्ड ने फर्स्ट एग्ज़ाम आपकी 50 मार्क्स की है, सेकंड एग्ज़ाम आपकी 50 मार्क्स की है, और जो एनुअल एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स की है। तो फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम में MCQs पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, मैचेस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है तो फिर से आपकी नोट्स में आपने जो भी लिखा है, या तो कोई भी रेफरेंस बुक या तो बुक आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको देखना है कि चलो भाई आज सर ने वेलोसिटी के बारे में बताया, तो वेलोसिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ये एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज़ वेलोसिटी, डिफाइन वेलोसिटी। एक एग्जांपल जस्ट आपको दे रहा हूँ, कोई भी एक वेक्टर में लिख दूँ यहाँ पे ए वेक्टर,